चैप्टर नंबर 3.1 masses of atoms and molecules। ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास। इससे पहले कि हम ए लेवल्स का एटॉमिक मास स्टडी करें, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, जो इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आने वाली है, ये हमने स्टडी की थी आईजीसीएसई में। रिलेटिव एटॉमिक मास आईजीसीएसई में क्या था, हमें समझा दिया गया था कि एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। वी कॉल देम आइसोटोप्स। हमारे पास जो आइसोटोप्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, हम उन तमाम आइसोटोप के मासेस की एक एवरेज लेते हैं, रिलेटिव एवरेज, और उस एवरेज से फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। We used to call that AR, and that's also given at the bottom of this page, your current screen now. But before we move ahead, हमें unified atomic mass बताना है. So let's go with these details line by line. This is somewhat important for a better concept. Though this concept is not asked in exams straightforward, but this is going to help you with a lot of upcoming concepts on this page and the next pages. Atoms different elements के different masses रखते हैं। हम जानते हैं different number of neutrons की वजह से we call them isotopes. You already know that very well. ठीक है, जब हम chemical calculations perform करते हैं तो हमें ये जरूरत होती है कि हमें पता हो कि एक एटम कितना हैवी है एज कंपेयर टू अनदर वन। कोई एटम दूसरे एटम से हल्का होगा, हैवी होगा, क्या होगा। मास सिंगल एटम का इतना छोटा होता है कि हम उसे डायरेक्टली वेट नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट के पास जो तरीका है, दैट इज एक्चुअली लिटरली क्लेवर टेक्निक। हम एक साथ ही ढेर सारे एटम्स को वे करते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं किसी सेम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एटम से। अब स्टैंडर्ड के लिए हमें इन्हीं तमाम एटम्स में से, इन्हीं एलिमेंट्स में से किसी एक को स्टैंडर्ड रखना था। हमने ये किया कि हमने डिफाइन किया एटॉमिक मास एक स्टैंडर्ड एटम से। हम उसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। और यूनिफाइड एटॉमिक मास जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन 12। हमने कार्बन को स्टैंडर्ड एलिमेंट रखा। अब कार्बन का प्रॉब्लम ये है, जैसा कि हम आईजीसीएसई में पढ़ चुके होते हैं, कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। वन ऑफ देम इज कार्बन 12, वन ऑफ देम इज कार्बन 13, one of them is carbon 14. हमने इन तीनों में से भी एक स्टैंडर्ड पिक करना था। इसे नहीं किया, इसे नहीं किया, we picked this one as standard. The whole life is based on carbon 12. ये बहुत abundant है, ठीक है, ये बहुत easily available है। फिर इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर जो 12 है उसका नंबर एक्चुअली में जब हम उसका मैथ निकालते हैं वो 12.0000 बड़ा एक्यूरेट आता है, तो हमने इस वजह से इसे प्रेफर किया। ये रीजंस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। Nobody is going to ask you these reasons as a part of question in exams. This is only for a better understanding, for a better concept. Formal definition unified atomic mass की यूनिट की फिर हमने क्या निकाली, 1/12 एक अनबाउंड न्यूट्रल एटम का कार्बन 12 आइसोटोप का अपनी ग्राउंड स्टेट में। अनबाउंड का मतलब होता है वो आइसोलेटेड कार्बन एटम हो। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है वो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हो, उससे किसी भी किस्म की एनर्जी गेन ना की हो, उसके इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज ना आया हो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो साइंस में बतानी समझानी जरूरी होती हैं। Although no one is going to ask you that, but you still need to know, ठीक है। सिंप्लीफाइड डेफिनेशन जो आप एग्जाम के लिए यूज करते हैं वो क्या होती है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हम कार्बन का 12 एटम लेते हैं और जानबूझ के, चूंकि हमने उसका मास 12 होता है, हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/12 से। इस तरह हमारे पास क्या होगा, ये और ये वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1। 1 हमारा फिर एक यूनिट आंसर होगा। उसको हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बुलाते हैं। ये एक सिंगल यूनिट है, इसलिए यूनिट बनाना ठीक है, इसे यू कर लेते हैं। इसकी एब्रिविएशन हमारे पास सिंबल डेल्टॉन डी से आता है। डेल्टॉन के नेम से आप फेमिलियर हैं, ठीक है। तो एक यूनिफाइड एटॉमिक मास 1U जो होता है वो इतने किलोग्राम्स के इक्वल हो जाता है। इसको हमने स्टैंडर्ड रख लिया। अब दुनिया का जो भी एलिमेंट होगा उसका जब भी मास निकालना होगा, हम उसे हर मर्तबा इसी से कंपेयर किया करेंगे। मेक सेंस? Yes, sir. Okay. This is more like कि हमने लेंथ करनी थी तो हमने उसका यूनिट 1 मीटर फिक्स किया था, और 1 मीटर का एक रॉड हमने फ्रांस के एक म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले किया हुआ है। और दुनिया के जितने भी 1 मीटर के मीटर रूल्स बनते हैं, जो भी चीजें बनती हैं, वो सारी उसी स्टैंडर्ड को मेजर करके बनाई जाती हैं। इसी तरह 1 किलोग्राम के लिए भी हमने एक जो है वो एक बाकायदा चीज एक म्यूजियम में एक जगह पर रखी हुई है। वो डिटेल्स बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, बट यू नो मैथ्स के लिए हमने स्टैंडर्ड्स, लेंथ के लिए स्टैंडर्ड्स,
टाइम में सेकंड के लिए स्टैंडर्ड्स, हमने सारे स्टैंडर्ड्स बना कर रखे हुए हैं। उसी तरह एटॉमिक मास यूनिट के लिए भी हमें एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड बनाना था, उसने उसको डिफाइन किया। दिस कम्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट सिंस इसको बस एक हद तक या आपने एक डेफिनेशन की हद तक याद करना होता है, डेफिनेशन लिटरली बहुत छोटी और बहुत आसान है। दिस इज द डेफिनेशन वी यूज फॉर एग्जाम्स, और ये वाली लाइन, so I think out of this whole paragraph, this small portion can easily be crammed. Make sense? Yes, sir. Moving on to relative atomic mass, अब हम एक ऐसी चीज की तरफ आ रहे हैं जिसे हम पहले IGCSE में कर चुके होते हैं, ठीक है? तो relative atomic mass क्या है? हम रेशियो लेते हैं, ठीक है, एवरेज मास की उन तमाम एटम्स के एलिमेंट के जो यूनिफाइड एटॉमिक मास वेट के हिसाब से, हम मास यूनिट के हिसाब से हम ले रहे होते हैं। जिस किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स की रिलेटिव रेशियोज हमने ली होती हैं। ये एक वेटेड एवरेज होती है, सादा एवरेज नहीं होती, वेटेड एवरेज होती है। सादा एवरेज क्या होती है? आप चीजों को कंसिडर कर लेते हैं जस्ट। वेटेड एवरेज क्या होती है? आप चीजों को किसी खास परसेंटेज से कंसिडर करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे पास आइसोटोप्स हैं। हर आइसोटोप डिफरेंट प्रोपोर्शन में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, और वो अपनी लोकेशन के हिसाब से जहां से वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा होता है दुनिया में, वो एशिया में वो एलिमेंट एक डिफरेंट लोकेशन पे है, उसकी डिफरेंट परसेंटेज है, अफ्रीका में वो डिफरेंट लोकेशन पे है, डिफरेंट परसेंटेज है, तो हम उसकी एक वेटेड एवरेज कहते हैं। ये डिफरेंस इतना छोटा होता है कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा यूज हो सकता है। सो रिलेटिव एटॉमिक क्या मास, क्या एक वेटेड मास है एटम्स का गिवन सैंपल ऑफ एलिमेंट के लिए, और हमने सिर्फ यूनिफाइड एटॉमिक मास से किया होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास से कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये रेशियो है और यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। The exact AR of hydrogen is 1.0079. This is very close to 1, इसलिए most of the periodic tables इसे 1 ही कोट कर देते हैं। So आप नोटिस करेंगे कि most of the periodic tables actually work with rounded off values, specifically at the level of IGCSE. IGCSE के लेवल पर हमने rounded off values यूज की होती हैं, लेकिन ए लेवल्स में चल के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, पास पेपर्स में वो राउंडेड ऑफ वैल्यू की बजाय आपको एग्जैक्ट वैल्यू यूज करवाना चाहेंगे, वो एज पर द क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में उसने हाइड्रोजन को 1 यूज किया हुआ है, 1 यूज करें। किसी क्वेश्चन में उसने 1.00, लेट्स से इसे राउंड ऑफ करके 8 यूज किया हुआ है, ये यूज करें। किसी क्वेश्चन में उसने उसे 1.0079 यूज किया हुआ है, ये यूज करें। एडवांस लेवल मीन्स whichever direction the question takes you in, you need to go exactly according to it. So मैं कोई एक चीज फिक्स नहीं कर रहा, और हम एडवांस लेवल में फिक्स कर भी नहीं सकेंगे। क्यों? हमने IGCSE में बड़े आराम से ये फिक्स कर दिया था। आपने पूरे IGCSE के 3 years में ये वैल्यू या ये वैल्यू यूज ही नहीं की होगी। But we're not going to do that with advanced levels. I'm going to keep an open mind and I'm going to ask you to do the same. ओपन माइंड रखें, जैसा क्वेश्चन होगा, जैसी वैल्यूज होंगी, जैसा लिखा होगा वहां पर, उसी तरह से चल पड़े। वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक यूज करता है, वो 3 तक करवाता है, वो 4 तक करवाता है, आप उसी तरतीब से चलें। आई डू अंडरस्टैंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर रूल हम इस्तेमाल करते चले आएंगे हैं, हम वही से यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन उस 3 सिग्निफिकेंट फिगर रूल से हट रहा है और 5 तक या 4 तक जा रहा है, कोई अकॉर्डिंग टू दैट कर लें। आप एडवांस लेवल पे हैं, आप 3 की बजाय 4 भी कर सकते हैं, आप 4 की बजाय 5 भी कर सकते हैं। यू आर वेरी मच कैपेबल ऑफ इट, राइट? सो कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी होंगे जो होल नंबर्स में नहीं होंगे। वी ऑलरेडी नो द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन फॉर 35.5। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के 2 मेन आइसोटोप हैं। सैंपल ऑफ क्लोरीन में क्लोरीन 35 जो होता है वो 3/4 अप टू 75% होता है रफली। ये हम कर चुके हुए हैं IGCSE में। और क्लोरीन 37 का आइसोटोप 1/4 हार्डली 45% बनाता है। तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि ये फॉर्मूला हमने किस तरह से यूज किया है, कैसे यूज किया हुआ है। आप 100 एटम्स कंसिडर करते हैं, आपके पास 35 मास वाला 75% एग्जिस्ट करता है। सो हम इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आप एड अप करते थे 37 मास वाले को और आप उसे मल्टीप्लाई करते थे 25 की परसेंटेज से, क्योंकि वो इतना एग्जिस्ट करता था। सिंस आपने 100 एटम्स कंसिडर किया होता था, इस पूरे को आप 100 से डिवाइड कर देते थे, फिर आपके पास ये आंसर 35.5 आता था। So that was a quick revision कि आपके पास ये 35.5 कहाँ से आया। I hope this all makes sense.
If you don't remember anything or if this doesn't make sense to you, let me know now. It all makes sense, sir. Good, good. Moving on. ये एग्जाम्पल याद होगी since we took the same example back in IGCSE. इस एग्जाम्पल के साथ ही IGCSE में यूजुअली हम जो सबसे पहला अटेम्प्ट आपको करवाते हैं वो नियॉन पर या हम मैग्नीशियम के क्वेश्चंस पर कराते हैं. So the very next one that you see for yourself in the next definition, relative isotopic mass में, वो भी इसकी डिस्कशन में होगा. Isotopes वो एटम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होता है और उसे हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लिख रहे होते हैं. हमेशा नियॉन को हम U20 लिख देते हैं. नियॉन 20 भी एग्जिस्ट करता है. आप जानते हैं पिछले IGCSE में हम इसका नियॉन का 21 का आइसोटोप भी पढ़ चुके हुए हैं और नियॉन का हम 22 का आइसोटोप भी पढ़ चुके हुए हैं. तो कोई भी चीज वो डिस्कस कर सकते हैं. रिलेटिव आइसोटोपिक मास, मास एक पर्टिकुलर एक ही आइसोटोप का होता है किसी एलिमेंट के लिए, जो एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब से हम उसके एटम्स लेते हैं. दिस मीन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मतलब ये है कि हम सिंपली ये बात करना चाह रहे हैं कि हम उसके 1 मोल ऑफ एटम्स लेते हैं. 1 मोल ऑफ एटम्स में चूंकि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स आते हैं तो चाहे आप बात को इस तरह से लिखते हैं चाहे आप बात को इस तरह से लिखते हैं, मतलब एक ही है. IGCSE में हम 1 मोल लिखते थे तो वैसे पढ़ा दिया. यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ तो हमने ये वाली चीज पढ़ा दी. ठीक. रिलेटिव आइसोटोपिक मास कार्बन 13 का एग्जैक्टली 13 हो जाएगा. नियॉन 22 का एग्जैक्टली 22 हो जाएगा. नियॉन 21 का एग्जैक्टली 21 हो जाएगा. ये रिलेटिव एटॉमिक आइसोटोपिक मासेस हैं. एग्जैक्टली वही नंबर होता है जो हम इसके आगे यूजुअली यूं लिख रहे होते हैं या इसके टॉप पर यहाँ पर यूं लिख रहे होते हैं. ये वही रहता है. याद रखिए इन तीनों की 20 की 21 की 22 की एवरेज करके फिर हमारे पास वो जो आंसर्स आते थे यूं, वो आंसर्स होते थे जो रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं. ये AR है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये नहीं है. ये आइसोटोपिक मास है तो ये सिर्फ एक आइसोटोप का कंसीडर होता है और ऑफ कोर्स वो वही वाला नंबर होता है जो मास नंबर से निकलता है. So this mass number and this one is not going to be different. However, this can be different since this is a weighted average. Isotopic mass weighted average नहीं होता. ये simple mass number होता है. Make sense? Yes, sir. Can you keep the difference between the both? Yes, sir. Good. Moving on. Masses of compounds. Compounds के लिए हम MR लेते हैं. MR का मतलब ये होता है कि हमने simply AR add up करने हैं. So it's pretty easy कि मीथेन के फॉर्मूला में CH4 लिखा है तो एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है. So हम उनके ARs लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसे एड अप कर देंगे. You already know how to do that. ठीक है. सिर्फ यही नहीं, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की नहीं बल्कि आयनिक कंपाउंड्स की, तो आप जानते हैं कि उसमें हम फॉर्मूला यूनिट्स लेते हैं. हम उसका जो भी फॉर्मूला बनता है उसके हिसाब से एग्जैक्टली उसे कर लेते हैं. तो जिस तरह फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है उस तरह फॉर्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होते हैं. MR निकालने का तरीका सबके लिए सेम है. MR को डिफाइन कैसे करते हैं? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होता है एक्चुअली रेशियो होती है वेटेड एवरेज की मास ऑफ मॉलिक्यूल की. किसी भी मॉलिक्यूल के कंपाउंड के लिए उसकी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स को कंसीडर करके, तो एक्चुअली ARs को कंसीडर कर ठीक है फिर हम MRs निकालते हैं. सो ये वेटेड एवरेज होगी, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, गिवन सैंपल में होगा किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के, और उसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स की तरतीब से ही लिया गया होगा. So that's how we come up with MR, the definition of MR. The definition of MR becomes complicated and becomes more like a formula. लेकिन trust me, हम ये formula as such use ही नहीं कर रहे होते हैं. हम directly उसकी values को उसी तरह कर रहे होते हैं जैसे इससे ऊपर इसने explain किया था. ठीक? Are we good? जी सर. Okay. Relative formula mass. Relative formula mass basically हमने आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करना होता है, आयंस के लिए यूज करना होता है. सिंस आयंस लैटिस में प्रेजेंट होते हैं तो लैटिस के सारे आयंस तो हम ऐड अप नहीं कर सकते क्योंकि लैटिस तो बहुत बड़ा होता है. हमारे पास ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे. तो हम एक सिंपल फॉर्मूला निकाल कर उस फॉर्मूला का मास कंसीडर कर लेते हैं. यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू दैट. ये आपको पूरे का पूरा करना आता है. ऑलराइट. So I didn't think I need to explain it again. Make sense? Yes, sir. Remember, relative molecular mass को किसी covalent compound के लिए या relative formula mass को किसी ionic compound के लिए symbol MR ही रहता है. ठीक? Okay, sir. So it doesn't matter it's an ionic compound, it's a covalent compound. जब formula सामने लिखा हो तो basically उसे find out करने का तरीका एक ही है.
But here we have a little bit of different ways to handle different compounds. So what are the different compounds that we handle a little bit differently from what we have taught you above for MR? Hydrated और anhydrous compounds में difference ये होता है कि कुछ compounds के अंदर water as a part of their crystal, as a part of their structure होता है. इस water को हम water of crystallization कहते हैं. For example, आपके पास किसी भी hydrated compound में water of crystallization जरूर होगा. कॉपर सल्फेट में हमारे पास 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर होते हैं, तो हम उसे हमेशा यूं डॉट के साथ लिखते हैं. यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू दैट. किसी कंपाउंड में अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, उसे हम एनहाइड्रस कंपाउंड कहते हैं. फॉर एग्जांपल CuSO4 सिंपल. हाइड्रेशन कंपाउंड की डिफरेंट भी हो सकती है. ऐसा हो सकता है कि वो डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रख लें. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 2 क्लोराइड है, -6 वाटर होगा, तो इसके अंदर इसका मतलब है इसके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. कोबाल्ट 2 क्लोराइड के बाद -2 वाटर का मतलब है इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. तो इस नेमिंग मेथड से मत घबराएं, क्योंकि ये बहुत आसान है. नंबर लिखकर आगे वाटर लिखने का मतलब है कि उतने वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है. डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बहुत सारे कंपाउंड में बिल्कुल डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो CaCl2 होता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. इसमें ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है जिसमें 4 भी होते हैं, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 भी होते हैं. हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसमें अप टू 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. सो ये डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है. इट कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. ये हर तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का हिस्सा हो, या 4 हिस्सा हो, या 6 हिस्सा हो. सो आप डॉट के साथ ऐसे डिफरेंट करते रहेंगे, और जब नेमिंग करेंगे तो यू नेमिंग करेंगे. आई थिंक दीज रूल्स आर प्रीटी सिंपल, और ये पढ़ते ही समझ में भी आ जाते हैं और याद भी हो जाते हैं. एम आई राइट? Yes, sir. Anhydrous compounds को hydrated करेंगे by adding water. The process is known as hydration. Reverse को heat करके किया जा सकता है. The process is known as dehydration. And you're familiar with both from IGCSE. I don't think I need to explain it, right? Yes, sir. I hope you already know that the one on top is an exothermic reaction. ठीक है? Sorry, ये exothermic है, and the one at bottom which requires heating is an endothermic reaction. So I don't think I need to discuss the energetics either. Are we good? Yes, sir. Moving on. Relative molecular mass calculate करने के लिए किसी भी hydrated salt के लिए आप separately salt को करते हैं, separately water molecules को करते हैं, और उन्हें add कर देते हैं. अब ये बहुत बेहतर हो सकता है कि अगर आप याद रखेंगे वाटर का मास 18 होता है, so you simply multiply it with the number of molecules. There you go, get the mass, you add it to the mass of the salt, and you get the whole answer. Good enough? Yes, sir. Good. वाटर का 18 याद रखना है. That way you can be quick. ठीक है, याद रखिए एडवांस लेवल में हरगिज इतना टाइम नहीं होता कि आप एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ऐड करने बैठ जाएं. That's stupid. ठीक है. प्रैक्टिकल एक्टिविटी. कैन यू रिवर्स द रिएक्शन? यस यू कैन. आप हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट ब्लू कलर का लेंगे, बॉइलिंग ट्यूब में हीट करें स्ट्रांगली. वो कुछ देर बाद व्हाइट होना शुरू हो जाएगा. पहले पेल होगा, फिर व्हाइट होता चला जाएगा, कुछ हिस्सा व्हाइट होगा, फिर टोटली व्हाइट हो जाएगा. ट्यूब को कूल करें. कूल करने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालें. सिंस ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, स्टीम इससे निकलती है. सो बी सेफ एंड ऐड वाटर इन ड्रॉप्स, नेवर इन अ स्ट्रीम. ठीक है. और फिर आप देखेंगे कि वही व्हाइट जो है वो इंस्टेंटली ब्लू में टर्न कर जाएगा. ये ऑब्जर्वेशंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड. आपने डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स देखे हैं. I don't think calculating their molecular masses MRs is any difficult. या बड़ी easily कर सकते हैं. अब बात आती है accuracy की, या हमने ये काम कैसे किया. So accurate relative atomic masses के लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना mass spectrometry के नाम से जरूरी है. Mass spectrometer is actually an instrument जो हमारे लिए ये सारी कैलकुलेशन कर रहा है. ये हमारे लिए हर आइसोटोप का मास सेपरेटली कैलकुलेट कर सकता है. दो आइसोटोप्स को आपस में कंपेयर भी कर सकता है. रिलेटिव अबंडेंस, आइसोटोपिक अबंडेंस ये भी निकाल सकता है. स्पेक्ट्रोमीटर देखने में तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसकी कैलकुलेशंस बहुत सारी हैं. रिलेटिव आइसोटोपिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस. ठीक है. इसी तरह से अबंडेंसेस, इसी तरह से जो ना डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट आइसोटोप्स. हम बहुत सारे काम एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही टाइम में कर जाते हैं. कैसे? लेट्स एक्सप्लेन इट.
ठीक है, ओके। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट होता है, बट वी आर रियली गोइंग टू पिक्चराइज इट इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी लेफ्ट। लेफ्ट पर हमारे पास एक मेटल का हीटेड फिलामेंट होता है जो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है। इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पाथ के अंदर हम ऊपर से एक वेपराइज सैंपल, वेपराइज मींस गैस में कन्वर्ट करके, डजंट मैटर आपने किसी मेटल को करना था और वो सॉलिड फॉर्म में, लेट्स सपोज आपने आयरन को करना था वो सॉलिड फॉर्म में, डजंट मैटर, उसको पहले मेल्ट करें, वो लिक्विड बने, उसे बॉईल करें, वो गैस बने, और फिर उसके वेपर्स को इंट्रोड्यूस करें। लेट्स सपोज आपने ये काम करना है मरकरी के साथ। मरकरी ऐसा मेटल है जो ऑलरेडी लिक्विड होता है, जस्ट वेपराइज इट, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर इंट्रोड्यूस करें। लेट्स से आपने ये काम करना है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, सिंपली इंट्रोड्यूस इट डायरेक्टली इनटू द सिस्टम। सो जो भी होगा वो वेपराइज सैंपल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस होगा, डजंट मैटर इट नेचुरली एग्जिस्ट एज अ सॉलिड और अ लिक्विड और अ गैस। ठीक है, वंस आपने वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आके बम्बार्ड करेंगे, वो जो यहाँ से निकलेंगे वो सीधे आके इससे बुरी तरह से टकराते हैं। वी यूज द वर्ड बम्बार्ड फॉर इट। We call this space as ionization chamber. Why? What happens, let's say we introduced sodium in the path of it. Now, I hope you're already familiar that the structure of sodium consists of 11 electrons in its shells, right? जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है, उसका काम क्या होता है कि वो यहां से गुजरते गुजरते किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके जाता है। वो खुद तो यहां से गुजर जाता है, वो एक और इलेक्ट्रॉन इसके शेल से निकाल लेगा। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इजीएस्ट वंस टू रिमूव, तो वो सबसे पहले रिमूव होते हैं। तो यूजुअली हमारे पास टर्न करना सोडियम को इनटू सोडियम आयन इज प्रीटी इजी। ठीक है, नाउ वी हैव पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स उसे रिपेल करती हैं और इन एग्जैक्ट सेंटर उसे एक्सेलरेट कर देती हैं। ठीक है, अब सर वो किस चीज को रिपेल करती है? मेक सेंस? यस सर। सिंस दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड टू, ये से रिपेल करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी इक्वली रिपेल करेंगी, तो ये दरमियान में ही रहेगा इस स्ट्रक्चर के। अगर हम इसे ऊपर नीचे से इक्वली रिपेल ना कराते तो ये तो इस बम्बार्डमेंट के बाद किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो पीछे से हमारे पास बम्बार्डमेंट हो रही है, तो बम्बार्डमेंट तो उसकी मूवमेंट भी करा सकती है। वेपराइज सैंपल है, एटम्स अलग-अलग हुए हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। ऑफ कोर्स इफ इट्स अ गैस, द पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर, तो जैसे ही उसमें बम्बार्डमेंट होगी वो पुश अवे भी हो सकता है। सो वी कीप द सैंपल इन द वेरी मिडल लेन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट बाय दिस। और सिर्फ यही नहीं, पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट भी कर देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेट कैसे कर देते हैं? इनके पास वोल्टेज होती है। दिस इज लिटिल बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मेथड, सो आई एम नॉट गोना गो इन डिटेल। कंसीडर दैट एज अ बाउंड्री लाइन ओवर हियर, since you're not supposed to go in the complex details of this instrument either. नेक्स्ट हमारे पास फ्लाइट ट्यूब होती है। ट्यूब आप देख रहे हैं कि हमारे पास टर्न हो रही है। ग्रीन कलर में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बड़े बड़े पोर्शंस रखे हुए हैं जो हम अप्लाई करते हैं और लिटरली जानबूझ के फोर्स करते हैं कि ये अपनी फ्लाइट को थोड़ा सा टर्न करें। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास एक आयन डिटेक्टर होता है। आयन आके स्ट्रक्चर के ऊपर फॉल करते हैं, यूजुअली ये मेटल का बना होता है। आयन जब किसी मेटल के ऊपर फॉल करता है तो सिंस आयन के ऊपर चार्ज है, ये चार्ज्ड पार्टिकल है, तो ये एक छोटा सा माइन्यूट सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। चार्ज पार्टिकल जब फास्ट स्पीड में मूव कर रहा होता है तो वो करंट कैरी कर रहा होता है, और ऑफ कोर्स वो जब मूवमेंट किसी चीज से जाके टकराएगी तो वो उसे एक करंट की तरह, एक स्मॉल चार्ज की तरह बिहेव करेगी, which it does here over too. हम क्या करते हैं कि हम उस माइन्यूट चेंजेस को भी रिकॉर्ड करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, और एक कंप्यूटर हमें बताता है कि वो चेंजेस क्या हैं। So this was all diagram. Let's go through the words. Atoms different element के vaporized sample में हम convert कर देते हैं आयंस में। Stream of ions travel करती हैं डिटेक्टर में।
डिफ्लेक्ट होती है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से डिटेक्टर में फॉल करने से पहले। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं अगर आयंस हेवियर और हेवियर आइसोटोप्स हों, ताकि वो हम उन्हें डिटेक्टर की तरफ मूव करा सकें। तो एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे हाथ में होती है। जितने भारी आयंस होंगे उतना उन्हें मूव कराना मुश्किल होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे। जितने हल्के आयंस होंगे, यानी छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 20 है, 30 है, ये बड़े हल्के होते हैं, तो इन्हें मूव करना बहुत आसान होता है। तो हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं चाहिए होती। एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 है, 110 है, 80 है, ये भारी हैं, लिहाजा हम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करके इन्हें खुद से मूव करते हैं डिटेक्टर की तरफ। डिटेक्टर कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, जो हमारे पास मैसेज को एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में शो करता है। Not just a point, not just a line, an entire spectrum, an entire graph. I'll tell you how to read the graph on the next page. Mass spectrum show करता है relative abundance, isotopic abundance, एक vertical axis पे, mass to charge ratio m/e के हिसाब से, horizontal axis पे, ठीक है। दोनों चीजें हम एक साथ शो हो रही होती हैं। हम एक सैंपल ले रहे हैं लेड का और उसका डाटा इंटरप्रेट कर रहे हैं। I'll tell you how to interpret the data. इस तरह का एक स्पेक्ट्रम आपके पास आता है। कैसे? हमारे पास जैसे ही एक लाइटर मास का फॉल करता है, हमारे पास एक डॉट पड़ता है, एक डॉट और बनता है, एक डॉट और बनता है। यूं जितने एटम्स या जितने आयंस उसके ऊपर फॉल करते चले जाते हैं, सॉरी एटम्स तो फॉल नहीं कर रहे, आयंस करते चले जाते हैं, लाइंस उतनी ऊंची होती जाती हैं। इन लाइंस के ऊंचे होने से, लाइंस प्रोड्यूस होने से क्या हो रहा है? ये ग्राफ एक वक्त में आपको बहुत सारी चीजें बता रहा है। सबसे पहली चीज, ठीक है, आपको जितनी भी लाइंस यहां पर प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, आपको उससे नंबर ऑफ आइसोटोप्स पता चल जाते हैं। ठीक है, राइट? आपको 4 लाइंस जी नजर सर। आ रही हैं, आपको 4 आइसोटोप्स पता चल गए। सो फर्स्ट थिंग यू गेट फ्रॉम दिस इज दैट देयर आर 4 आइसोटोप्स ऑफ लेड। नॉट जस्ट दैट, किसी भी एक स्पेसिफिक लाइन का एक पॉइंट पे होना आपको आइसोटोपिक मास बता देता है। इस लाइन का 204 पे एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि इसका आइसोटोप मास 204 है। 205 पे कोई लाइन नहीं है, तो प्रोबेबली 205 के आइसोटोप्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। 206, 207, 208 एग्जिस्ट करता है, 209 या 205 एग्जिस्ट नहीं करता। सेम एज यहाँ पे कोई 203 भी नहीं है, तो इसका मतलब है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको पता चल गया कि 4 आइसोटोप्स हैं, और वो 4 204, 206, 207 और 208 के रिस्पेक्टिवली। आइडिया हो गया? ठीक है। जी सर। नंबर 3, हम जैसे ही इनमें से किसी भी लाइन को थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करेंगे ऑन वाई एक्सिस, हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस तक पहुंच सकेंगे। और जैसे ही मैं ये एक्सट्रापोलेशंस करता हूं, तो लाइबा मुझे बड़ी इजीली आंसर बता सकती है कौन सा आइसोटोप सबसे ज्यादा अबंडेंस में है 208, और कौन सा लीस्ट। 204। इजी, राइट? रिलेटिव अबंडेंस उसी यस वक्त सर। पता चल गई। जैसे ही रिलेटिव अबंडेंस पता चलेगी, ठीक है, क्या आप एक वेटेड एवरेज निकाल कर एआर की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी सर। फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे ही आप इसे एक्सट्रापोलेट करेंगे एग्जैक्ट वैल्यूज पे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई, आपको चारों के मैसेज पे पता है, वेटेड एवरेज निकालें, एआर निकालें, रिलेटिव एटॉमिक मास निकल आएगा। तो एक जो ग्राफ यस। होता है वो आपके साथ बहुत सारी चीजें एट द सेम टाइम डिस्कस कर रहा होता है। अब पास्ट पेपर में ग्राफ देकर बहुत तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं आपके लिए। उसने आसान कर दिया, नीचे उसने सिंगली चार्ज्ड पॉजिटिव आयंस के लिए m/e वैल्यू, मास ओवर चार्ज वैल्यू देते हैं। मास ओवर चार्ज वैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास डबल पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव, सिंगल नेगेटिव, सिंगल डबल नेगेटिव, किसी भी तरह के आयंस आ सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ सिंगली पॉजिटिवली चार्ज आयंस को नोट करते हैं, इसलिए ये m/e वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, E+1 होगा, तो +1 के ऊपर जब कोई भी मास डिवाइड होगा, लेट्स सपोज 204 हुआ है, तो उसका आंसर हमारे पास 204 ही आएगा। सिंगल पॉजिटिव वैल्यू लेने का मतलब ये होता है कि ग्राफ हमारे लिए आसान हो जाए। अगर हम डबल पॉजिटिव वाले इसमें घुसेड़ते हैं, लेट्स सपोज 204 वाला है और उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये वैल्यू यहाँ पर इंटरप्ट ना होती?
डेफिनेटली होती। इसलिए सिंगली पॉजिटिव चार्ज आयंस लेने का एक प्रॉपर पर्पस है कि ग्राफ रीड करना इजी हो जाए। एक ए लेवल का बच्चा जो आज आके ए लेवल की क्लास में बैठा है, पहले ही दिन वो ये ग्राफ रीड कर लेता है, बिकॉज साइंटिस्ट हैव मेड इट इजियर फॉर यू टू रीड। अब इसमें +2 वाले भी होते हैं, +3 वाले भी होते हैं, -2 वाले भी होते हैं, -3 वाले भी होते हैं। ग्राफ में 204 की बजाय 102 के ऊपर भी एक छोटी सी लाइन आ रही होती। ग्राफ इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता कि एक बच्चा भी घबरा जाता इतना बड़ा ग्राफ देखकर। मैं भी घबरा जाता इवन मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन इवन मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट टू रीड हो जाता। तो जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर इवन साइंटिस्ट देमसेल्व्स, वी ओनली कंसीडर दीस काइंड ऑफ आयंस। मेक सेंस? यस सर। अब क्या हुआ, हमारे लिए पास बहुत इजी हो गया। 52% 208 वाला है, 2% 204 वाला है, 24% 206 वाला है, 22% 207 वाला है। I think calculation of AR is extremely easy for Laiba now, right? यस सर। आप ये वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे, सारी एड अप करेंगे, टोटल को 100 से डिवाइड करेंगे। सिंस परसेंटेज अबंडेंस जो है वो मैक्सिमम 100 तक की जाती है, हमने ऑलरेडी इसे परसेंटेज में किया है, परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है, डिवाइड बाय 100 यू विल गेट द आंसर। ठीक है, जो मैं अगर अभी आपको कैलकुलेट करने को कहूँ तो आप 2 मिनट में उसका, चूंकि वो 100 यहाँ पे पूरा करके उसने टेबल में बाकायदा समझाया भी हुआ है, आप बड़ी इजीली उससे AR निकाल सकते हैं। ठीक है, वो उसी का मेथड उसने नीचे बताया हुआ है। आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट, और उसका आंसर हम कर सकते हैं। ये वाला काम हम ऑलरेडी IGCSE में नियॉन के साथ कर चुके हुए हैं। फर्क ये था कि IGCSE में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता था, ये वैल्यू बताई, ये बताई, ये बताई, और बच्चे को कहा इतना सा हिस्सा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये काम आपने IGCSE में पहले भी किया हुआ है। एक्स्ट्रा एडिशन क्या है? एक्स्ट्रा एडिशन ये ग्राफ है, क्योंकि अब हमने सिर्फ ये नहीं कराना। याद रखिए, इस ग्राफ से कुछ भी पूछा जा सकता है। AR सिर्फ चौथा और आखिरी स्टेप था। चौथे स्टेप से पहले मैंने तीसरे में ये भी बताया था कि रिलेटिव अबंडेंसेस कैसे निकालनी है, दूसरे में मैंने ये भी बताया था कि आइसोटोपिक मैसेज कैसे डिस्कस करने हैं, और पहले में मैंने ये भी बताया था कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स आपने कैसे निकालने हैं। आर वी गुड? Sir, wait, can you repeat? Let me write it along with repeating. Number 1 में मैंने आपको बताया था number of isotopes. Let's do with this graph. Let's take a practice. I want to make sure that you are on the same page as mine. कितने isotopes नजर आ रहे हैं इस ग्राफ से आपको? 3. मैं चाहूंगा आप मुझे आइसोटोपिक मास बताएं, ऐसे आइसोटोप का जिसकी परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस इस वक्त मुझे 0.3 नजर आ रही है, उसका आइसोटोपिक मास कितना है? 21. राइट, ठीक है। आपके पास 22 वाले आइसोटोप की कितनी रिलेटिव अबंडेंस आपको मिल रही है इस ग्राफ में? 8.8. राइट, और क्या आप इस सारे का AR वो सामने कैलकुलेट भी हुआ है कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। Yes, sir. अब ये चारों टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पास पेपर में आ सकते हैं, ऑल्दो सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली इजी एंड चाइल्डिश, लेकिन फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द वेरी एक्सटेंडेड मैंने आपको चारों तरह के क्वेश्चंस बता दिए और करवा भी दिए एज अ प्रैक्टिस। ठीक? Yes, sir. यहां तक IGCSE में और यहां पर भी आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आ रहा है, और ये प्रैक्टिस आपने पहले भी की हुई है, so I don't think it would be a problem. But since it's an advanced level, so let's go and do something advanced. High resolution mass spectrometers exist करते हैं और वो accurate relative isotopic masses देते हैं. For example, oxygen 16 की value 15.995 आ रही है. Now this is as accurate as up to 5 significant figures. Or sulfur 32 is 31.972. This is accurate up to 5 significant figures. Let me tell you 8, 10, 12 significant figures तक भी हम ये काम करते हैं, और A levels में इस तरह की चीजें exist करती हैं. Not in AS, but in AS2, we are going to discuss the higher accuracy details. ठीक है, लेकिन इसके लिए हाई लेवल ऑफ प्रिसिजन भी चाहिए. केमिस्ट डिस्टिंग्विश करते हैं मॉलिक्यूल्स में SO2 और S2 के, जिनके सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज निकलते हैं. हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं. रिमेंबर द काइंड ऑफ डिटेल्स आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट, वी गोना डू देम एट A2, A लेवल, AS लेवल की हद तक हम इतना ही रहेंगे. ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में
अब समझने की बात क्या है, एएस लेवल में क्वेश्चन कहाँ मुश्किल हो सकता है? टेक अ लुक, दिस इज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर रूल जो कि ऑलरेडी इस पे अप्लाई हुआ है। मैक्सिमम कितना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि इसका है। तो आपका आंसर इसके मैक्सिमम तक जाएगा। आप भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देंगे। अगर इसमें से कोई एक भी वैल्यू, लेट्स से वो कह देता है 90.92%, वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक गया है, मेक श्योर योर आंसर कम्स आउट टू बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि आपका Okay, sir. कैलकुलेटर आपको कर देगा। आपने सिर्फ कैलकुलेटर से देखकर वहां पे लिखना है। एक्चुअली में इसका आंसर 20.18 तक या 179 तक समटाइम्स मैंने बच्चों को करते देखा है। तो 5 हो, 4 हो, 2 3 हो, आपको जितने भी लिखने हैं आपको तो सिर्फ राउंड ऑफ करना है ना। वो 5 फिगर आंसर मांगता है, ये लिखते हैं। वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मांगता है, ये लिखते हैं। वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मांगता है, ये लिखते हैं। आपने तो सिर्फ उसे राउंड ऑफ करना है ना कैलकुलेटर से देख के। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Work according to the question. I'm going to leave it open-ended. मैं इसे खुला छोड़ रहा हूं आपके लिए। जब आप क्वेश्चंस देखें पास्ट पेपर्स में, मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, आंसर वहां पर दें। 4 हो वहां पर दें, 2 हो फिर भी आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाएंगे। और अगर वहां 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं लेकिन उसने स्पेसिफाई कर दिया कि आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, तो आपने क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। मींस कीप एन ओपन माइंड, क्वेश्चन जो कहेगा आपने वैसे करना है। मेक सेंस? Yes, sir. क्वेश्चन अगर कुछ ना कहे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स बचकाना क्लास से भी चलता था, तो 2 और 1 आपको अलाउड नहीं है। द मिनिमम इज 3। गॉट इट? Yes, sir. Moving on, identification of an organic compound using mass spectroscopy. Mass spectroscopy सिर्फ एटम्स की हद तक नहीं है। Mass spectroscopy या mass spectrometry, mass spectrometry is actually a very vast technique, ठीक है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज करते हैं। एटम्स तो मैंने डिस्कस कर लिए, एटम्स आइसोटोप्स डिस्कस हो गए। हम इसे डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इसे बहुत लार्ज स्केल पे हम यूज करते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन कर सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। फॉर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं मैचिंग अ स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा किसी भी सब्सटेंसेस का उस डेटाबेस में जो हमने इंटरनेट पर रखा होता है। याद रखिए, इंटरनेट पे हमने एक बहुत ह्यूज डेटाबेस रखा होता है और उससे हम मैच करते हैं किसी भी अननोन सब्सटेंसेस को। लेट्स सपोज साइंटिस्ट ने एक अननोन सब्सटेंस किसी एक प्लांट में या किसी एक एनिमल में देखा। अब उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस किससे बना है। लेट्स सपोज आप उसे आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो साइंटिस्ट को शुरू में ये पता चलता है कि ये कार्बन से बना है, ये हाइड्रोजन से बना है, ये ऑक्सीजन से बना है, तो हमें ये तो नहीं पता चलेगा उसका फॉर्मूला क्या है। तो हम क्या करते हैं कि उसका उस सब्सटेंस को लेके मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इस पूरे प्रोसेस से जो मैंने पीछे डिस्कस किया गुजारते हैं और फिर हम उसके लिए जो स्पेक्ट्रम आता है उसको डेटाबेस से, नोन डेटाबेस से मैच करते हैं। इस टेक्निक को हम फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहते हैं? दुनिया में किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो क्या होता है, क्रिमिनल की कोई इस्तेमाल शुदा चीज से हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और उस फिंगरप्रिंट्स को अपने डेटाबेस में रन करते हैं। जहां पर वो फिंगरप्रिंट मैक्सिमम मैच करता है 100%, 99%, 99.9 या 8%, ठीक है, हमें पता चल जाता है क्रिमिनल फलाना इंसान है। दिस इज नोन एज फिंगरप्रिंटिंग। You already know that from a lot of thriller dramas you might have seen already, right? Yes, sir. चूंकि हम सेम काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, we also call it fingerprinting. कैसे चेक करते हैं? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में नॉक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड्स ब्रेक हो जाते हैं, फ्रेगमेंट कर जाते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और मास स्पेक्ट्रम हमें फिर उसका पता चलता है। प्रोपेनोन की बात करते हैं। प्रोपेनोन का पूरा फॉर्मूला है CH3COCH3, ठीक है। उसका मास स्पेक्ट्रम हमें इस तरह का मिलता है, राइट? अब आप Yes, देखेंगे sir. कि ये मास स्पेक्ट्रम उस मास स्पेक्ट्रम से डिफरेंट है। इस मास स्पेक्ट्रम के ऊपर वैल्यूज दी हुई हैं 15, 43, 58, ठीक है। ये किस लिए दी हुई है? ताकि आपको पता चल जाए कि हम किन मैसेस में डील कर रहे हैं। जैसे ही आपके पास ये 58 आता है
और ये आता है, सबसे पहले आपका काम ये है कि आप इसका MR निकाल लें, ठीक है। कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें? 3, 12 into 3। कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं इसमें? ठीक है, 1, so 16 into 1। कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं इनमें टोटल? 6, to 1 into 6, so that is 48, that is 16, sorry my bad, this is not 48, this is 36, ठीक है, 36, 16 plus 6, add them all, what's your answer? 58. आप समझ आए? इस कंपाउंड के कुछ मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं, उनके फ्रेगमेंट्स बन गए, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो पूरे के पूरे वैसे के वैसे आ गए। सो इस 58 की लाइन का मतलब है पूरे के पूरे प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए और उसकी एक खास अबंडेंस है हमारे पास। लेकिन थोड़े मॉलिक्यूल्स थे जो वैसे के वैसे पूरे आ गए। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो हमारे पास ब्रेक डाउन हो गए हैं और 43 का मैस आया। कैन यू इमेजिन कि इसमें से कितने मैस का डिफरेंस आया होगा? तो 43 आया। व्हाट्स 58 minus 43 is equal to 15। तो प्रोबेबली इसमें से कुछ ऐसे एटम्स निकले होंगे कि 15 का मैस इसमें से लूज हो गया होगा। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए बता रहा हूं, ठीक है। राइट, ये बात क्लियर होगी? ये Yes, सिर्फ एक sir. छोटी But सी sir, प्रैक्टिस थी, why? ये एक छोटी सी प्रैक्टिस थी। इसकी यहीं पे बाउंड्री लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस एएस में नहीं आते। ये सिर्फ इसलिए किया है कि इसे A2 में हमने Y की डिटेल के साथ करना है, ठीक है। Okay, sir. एक छोटी सी Y की डिटेल ऊपर लिखी हुई है। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स नॉक करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स, तो समटाइम्स वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को नॉक कर देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं, कंपाउंड के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो 58 की बजाय कुछ ऐसे पोर्शंस भी होते हैं, लेट्स सपोज बेचारे कंपाउंड का यहां से बॉन्ड टूट गया, बाकी क्या बचा? COCH3 अलहदा हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास एक CH3 वाला अलहदा हो जाएगा। बीच का जो एक कोवेलेंट बॉन्ड था वो टूट गया इलेक्ट्रॉन टकराने से, राइट। तो कुछ ये वाले आ जाएंगे, कुछ ये वाले भी आ जाएंगे। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसका मास से कितना है और वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं है, बट यू कैन गो अहेड एंड फिगर दिस वन आउट। इसका मैथ निकालें, देखें क्या ये इधर मौजूद है, या इसका मैथ निकालें, देखें क्या ये इधर मौजूद है या नहीं है, राइट। तो इस तरह से कुछ टुकड़े बनाकर आप ये कर सकते हैं काम, लेकिन ये काम हम एएस में नहीं करेंगे। ये सिर्फ समझने की हद तक या एक इंट्रोडक्शन की हद तक दिया हुआ है। एंड आई एम ड्रॉइंग अ बाउंड्री लाइन ओवर हियर। I think this makes much more sense to you now, but we're not going to practice it anymore. Make sense? Yes, sir. Good, good. बच्चे इस पे बड़े तुक्के मारते हैं और इस पे बड़े आसानी से तुक्के मारे भी जा सकते हैं. You can go ahead and you can try it as much as you wish to, but it's better that we keep it for 8-2. Since we're going to tell you the rules and how to break them down into smaller parts, and you won't have to make wild guesses to do that. ठीक है? Okay, moving on. Relative abundance किसी एलिमेंट के लिए भी किया जा सकता है, ये जर्मेनियम के लिए। वंस अगेन आपको आइडिया हो जाएगा कि जर्मेनियम के कितने आइसोटोप्स हैं, उनकी क्या क्या आइसोटोपिक मैसेस हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस एग्जैक्टली कितनी है, और फाइनली आप उससे AR कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। उसने दोनों तरह के, उसने दोबारा एक एलिमेंट को कंसिडर किया है ताकि आपको एक कंपैरिजन बता सके कि क्या किया जा रहा है। याद रखिए ये एलिमेंट है और उसके आइसोटोप्स हैं, ये मॉलिक्यूल है और उसके फ्रेगमेंट्स हैं। एलिमेंट के फ्रेगमेंट्स नहीं होते, ठीक है। मॉलिक्यूल चूंकि काफी सारे एलिमेंट से बना होता है तो उसके फ्रेगमेंट्स या टोटे हो जाते हैं, ठीक है जी सर। सही, ओके। नेक्स्ट अप मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन किसी ऐसे आयन को कहते हैं जो कि एक मॉलिक्यूल से बना होता है। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हो जाए। हम इसे M+ कहते हैं। M stands for molecule, plus stands for when an electron is removed from it. For example, methane एक सिंपलेस्ट, हम कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में बड़ी सिंपल एग्जांपल्स में मेथेन को डिस्कस करते हैं। मेथेन से अगर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो CH4 पॉजिटिव हो जाएगा और वो ये इलेक्ट्रॉन होगा। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, तो हम इसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। इसे हम सादा आयन नहीं कहते। Why? Because this was previously a proper molecule.
तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के जो आयन बनता है उसे हम सिंपल आयन नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयन की टर्म बताने की जरूरत क्यों पड़ी? जो पीक हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो पे होती है वो मॉलिक्यूलर आयन की पीक होती है। अब हम ये थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसकी कुछ डिटेल यहाँ पर आ रही है, और यानी कि इसकी पीक्स ये वाली क्यों बनी, और जितनी भी डिटेल आएगी हम उसे उसी तरतीब से कर रहे होंगे। एक छोटी सी प्रैक्टिस आ रही है, इससे क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में कम मिलते हैं क्योंकि ये एएस में रिसेंटली ऐड किया गया 2022 में, और 2023 से इसे प्रॉपर्ली पढ़ा जाएगा और एग्जाम भी किया जाएगा। तो 2023 के जो एग्जाम्स होंगे उसमें फिर हमारे पास पहले ये A2 में होते थे क्वेश्चंस, अब AS में इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा आएगा। रिमेंबर, all of the details I'm going through right now are the boundary lines being drawn कि आपने इतनी ही डिटेल तक करना है, इससे ज्यादा नहीं। सबसे बड़ी या हाईएस्ट पीक जो होती है, और याद रखिए वो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होगी, और वो ये 58 वाली बनती है, ठीक है। वो आपके पास या यूजुअली हमारे पास किसी मॉलिक्यूलर आयन की पीक होती है। ये आयन तब फॉर्म होता है जब सैंपल मॉलिक्यूल के एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दें। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सैंपल का बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। आयंस डिटेक्ट करते हैं सिंगल पॉजिटिव चार्ज उसका, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम उसका मास देख लेते हैं। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला CH3COCH3 है। मॉलिक्यूलर आयन का रिलेटिव मास 58 होगा, आप ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। इसके मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मूला ये बनेगा, सिंपल है, इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव साइन डालना होता है। मैसेज किस तरतीब से वो मैं सारी कैलकुलेशन आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ, सो यू ऑलरेडी नो दिस पैराग्राफ। बस इसको डेफिनेशन के साथ हम कोरिलेट कर रहे हैं। मेक सेंस? यस सर। हो सकता है कि हमारे पास सबसे बड़ी पीक मॉलिक्यूलर आयन की ना आए, समटाइम हमारे पास लार्ज पीक्स आती हैं। 15 और 43 की पीक इसके ऊपर थी। लेट मी स्क्रॉल यू बैक, देखें 58 के अलावा दो बड़ी पीक्स हैं, और भी पीक्स हैं, हम छोटी पीक्स को नहीं डिस्कस कर रहे। लार्ज पीक्स में 15 और 43 आता है, हम उसको स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं। सो कमिंग टू 15 एंड 43, जब हम बम्बार्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर तो इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट्स में, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो एक CH3 अलहदा और एक ये पूरा स्ट्रक्चर अलहदा हो जाता है इलेक्ट्रॉन के निकलने से, तो हमने वो शो कर दिया। नोटिस करें, एक सिंगल बॉन्ड जो होता है वो एक डॉट से और एक क्रॉस से बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से। जो डॉट है वो जिस स्ट्रक्चर के साथ रह जाता है वहां शो कर दिया जाता है, ठीक है। और जो ये क्रॉस था, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बेचारा कार्बन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इससे निकल गया, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ रह जाए और इसके वाला इलेक्ट्रॉन ये लॉस वाला इलेक्ट्रॉन हो, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाए, ठीक। सर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? देखिए बेटा, एक डबल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है ना। डबल बॉन्ड तब बनता है जब इधर वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन से शेयर कर रहा होता है। याद होगा हम इसे डॉट क्रॉस फॉर्मूला में एक डॉट और एक क्रॉस से डिनोट करते थे, राइट? यस सर। हमने पीछे बताया कि इसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आता है, मीन इससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है, ठीक है। तो इस पूरे बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ। हम सपोज करें कि वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला है, ठीक है। इसका मतलब है स्ट्रक्चर के इस फ्रेगमेंट या इस फ्रेगमेंट में एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। वो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ रह जाए तो यहाँ शो कर दें, इसके साथ रह जाए तो यहाँ शो कर दें। दूसरी साइड पे क्या होगा, इस बेचारे का अपना इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला निकल गया, वो स्ट्रक्चर में रह ही नहीं सका, तो ये क्या होगा, ये ऑफ कोर्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना, इसका इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया, इसी वजह से तो आपके पास आयन बना है। बात समझ जी में सर। आती है? दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक टुकड़े के साथ रह गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे टुकड़े के साथ रह तो जाना चाहिए था, लेकिन बम्बार्डमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन तेजी से जाते हुए अपने साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन हो गया लूज। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, जैसे हम पॉजिटिव आयंस बनाते थे IGCSE में, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हमने उस साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एज सिंपल एज दैट। ओके सर। ठीक है, तो गौर से देखें, CH3 की जो एक पीक होती है वो 15 पे बनती है, CH3CO की जो एक पीक होती है वो 43 पे बनती है। जो बातें मैं प्रीवियसली डिस्कस कर रहा था टुकड़ों वाली, वो उन्होंने यहाँ पर प्रूफ भी कर दी। आप चाहें तो आप इसकी बाकायदा कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है। मसलन
CH3 को हमने 15 कैसे बनाया, वो कैलकुलेशन शो की हुई है। CH3CO या हमने इसको 43 कैसे बनाया, उसकी कैलकुलेशन भी की हुई है। ठीक, C3H7 कहां से आता है ये मैं इंटेंशनली नहीं बता रहा, और याद रखिए ये पेपर में भी क्वेश्चन के तौर पे नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट नो इट येट। ठीक है, अगर ये पेपर में आता भी है, लेट्स सपोज हमने इसे प्रिपेयर भी करना हो, तो मैं इसे तब करवाऊंगा प्रिपेयर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, अभी नहीं। ओके सर। क्योंकि आपको स्ट्रक्चर में C3 तो पता है, आपको स्ट्रक्चर में H6 तो पता है, जो सारे के सारे हमारे पास बाहर हैं, लेकिन H7 कहां से आता है ये चूंकि नहीं पता, ये मैं अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। ओके सर। ठीक है, so let's not explain C3H7 for now, let's keep it for organic chemistry. बम्बार्डमेंट ने CC सिंगल बॉन्ड तोड़ा, प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल में फ्रेगमेंट्स बन गए, हमने वो ऑब्जर्व भी किए। सिंगल बॉन्ड्स बहुत कॉमनली बम्बार्डमेंट में ब्रेक होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड्स बहुत कॉमन कॉज होते हैं फ्रेगमेंटेशन की, क्योंकि कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स बहुत आसानी से टूट जाते हैं। इसको हम फ्रेगमेंटेशन बुलाते हैं, टुकड़े हो जाना। कुछ कॉमन फ्रेगमेंट्स CH3 15 मास का बहुत कॉमनली आता है, 28 पे CO या C2H4, 29 पे CH3CH2, 43 पे C3H7 या CH3CO, ये बहुत कॉमनली हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं। समझाने की नजर से लिखे हुए, रट्टे की नजर से हरगिज नहीं लिखे हुए। ठीक है, यस सर। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। एथनोइक एसिड के लिए उन्होंने किया हुआ है, याद रखिए एथनोइक एसिड हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, उसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। ओइक एसिड COOH से आता है, एथ 2 कार्बन को शो करता है, सो 2 कार्बन एंड COOH पता चल गया। इस पूरे का मास कितना आता है और वो उनमें से कौन सी पीक है, अकेला CH3 कौन सी पीक हो सकती है, COOH की कौन सी पीक हो सकती है, ठीक है, वगैरह वगैरह, कौन सी पीक्स इसमें से कॉमन है। जो ये वाली पीक्स होती हैं इनका करना जरूरी होता है, जिन पीक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ उनका आपका करना जरूरी नहीं होता। तो आइडेंटिफाई करना फ्रेगमेंट्स अंदाजे से, ये एक्सरसाइज में यहाँ पे किया हुआ है, आई थिंक ये आप कर सकते हैं, राइट? यस सर। ठीक है, ओके। मैं बात कर रहा था कि हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे पास बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज बता सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स उन्होंने आपको दी हुई। क्यों? ये एक्यूरेट आइसोटोपिक मैसेस हमें मॉलिक्यूलर आयन और दूसरी पीक्स के लिए इंतहाई एक्यूरेसी से पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूलर आयन पीक है 45 पर, तो 45 पर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रम हमें बताएगा इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल है। मसलन हाई रेजोल्यूशन ये बताता है कि इसका एग्जैक्ट मास ये होना चाहिए, इसकी एग्जैक्ट पीक ये होनी चाहिए, तो बड़ी आसानी हो गई। आपको इस पे इसका और इस पे इसका बताना बहुत इजी है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लो रेजोल्यूशन बहुत कंफ्यूजिंग था, जब तक आंसर सिर्फ 45 आता था वो इंतहाई कंफ्यूजिंग होता था, क्योंकि उसके बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस बन सकते थे। जब से हम हाई रेजोल्यूशन पर गए और हमने एक्यूरेसी के साथ आंसर्स निकालने शुरू किए, पीक्स फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल रहा ही नहीं। ठीक, जी सर। कुछ छोटी पीक्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी, ये वाली पीक आ गई, ये वाली पीक आ गई, छोटी पीक्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी। वो कैसे करनी है, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। इंटेंशनली मैं इस नेक्स्ट टारगेट को अभी नहीं पढ़ा रहा,